हकीकत यह है और दुनिया के इतिहास पर नजर दौड़ाइए कि अमेरिका ने जहां जहां दखल दिया है, जहां जहां सत्ता परिवर्तन करवाया है, वहां हालात बद से बदतर होते गए। और अब यह साफ होता जा रहा है कि ईरान पर हमला वहां के लोगों को बचाना नहीं था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं था, उसका मकसद था ईरान का सत्ता परिवर्तन। सुप्रीम लीडर खामेनी को मारने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो और ऐसी कठपुतली व्यवस्था, ऐसी पपट व्यवस्था आ जाए जो पूरी तरह से अमेरिका के हाथों में हो। याद कीजिएगा, रजा पहलवी ने क्या कहा था कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो मैं इस्राएल के साथ सामान्य संबंध बनाना चाहूंगा। यानी कि ईरान में एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो पूरी तरह से अमेरिका और इस्राएल के सामने नतमस्तक हो। और अब यह बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कह दी है। बकौल विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए जहां कोई शिया अतिवादी व्यवस्था ना हो, शिया एक्सट्रीमिस्ट व्यवस्था ना हो, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे कहने पर उठे, जो हमारे कहने पर बैठे। सुनिए क्या कह रहे हैं मार्को रूबियो। We would love to see this regime be replaced. And ultimately, as the president has said, he calls. No, but let me finish my answer. As the president has said, he would love for the people of Iran to use this as an opportunity to rise up and remove these leaders. They've been wanting to remove them from a long time. We've seen successive waves of protests, and we've seen them slaughter people. Okay? But the objective of this mission is to make sure they don't have these weapons that can threaten us and our allies in the region. That's why we're doing what we're doing now. And while we would love to see a new regime, the bottom line is no matter who governs that country a year from now, they're not going to have these ballistic missiles and they're not going to have these drones to threaten us. That's the objective of this mission, is to deny them the ability to use ballistic missiles to threaten their neighbors, to threaten our bases, to threaten our presence in the region, and ultimately as a shield behind which they can do whatever they want with their nuclear weapons ambition. We were not going to let them hide behind that, and that's why this was such a critical mission to undertake now while they were at their weakest point, and not a year from now where they could inflict even more damage and perhaps already be behind that point of immunity. सबसे बड़ी बात अमेरिका की गुंडई, उसकी दबंगई, और दूसरी बात ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क। और उसकी मिसाल मैं आपको पिछले 12 घंटे में दोनों के बयानों के जरिए देना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर। ट्रंप और नेतन्याहू की सोच में बड़ा फर्क। ट्रंप ने कहा युद्ध लंबा चलेगा, नेतन्याहू ने कहा युद्ध जल्द खत्म होगा, क्विक यानी जल्द और निर्णायक होगा। ट्रंप एक बार पहले अपना बयान बदल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब एक युद्ध होता है तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उसका अनुसरण करना पड़ता है। मगर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है हम उसमें कुछ नहीं मानने वाले हैं। नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या यही वजह है कि ईरान के एक स्कूल पर हमला किया गया जहां 162 छोटी छोटी बच्चियां मारी गईं? यह भाषा तो गुंडों की होती है, यह भाषा तो दबंगों की होती है। मगर बड़ा प्रश्न, अमेरिका पर लगाम कौन लगाए? कहने को एक सभ्य राष्ट्र, मगर वहां के रक्षा मंत्री इस तरह के बयानात दे रहे हैं। सुनिए पीटर हेग्सेथ का दबंगई भरा यह बयान, मानो कोई गुंडा बोल रहा है। सुना जाए। With maximum authorities. No stupid rules of engagement, no nation building quagmire, no democracy building exercise, no politically correct wars. We fight to win and we don't waste time or lives. As the president warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. दोस्तों अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि अमेरिका ने जहां जहां दखल दिया वहां हालात बद से बदतर हो गए। दिलचस्प बात यह है कि आपने मुल्ला उमार को अफगानिस्तान से हटाया, जो हटाना भी चाहिए था, क्योंकि मुल्ला उमार के राज में औरतों की बदतर हालत थी। मुल्ला उमार ओसामा बिन लादेन को शरण दे रहा था। मगर अब वहां पर तालिबान फिर से काबिज हो गया है और बात वहां नहीं रुकती। अब तालिबान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है। कहने का अर्थ साफ है, जहां जहां अमेरिका ने दखल दिया वहां बद से बदतर हालात होते गए। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो मिस्र हो,
हर जगह जहां जहां अमेरिका ने दखल दिया वहां हालात बद से बदतर हुए। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं अफगानिस्तान की आपके स्क्रीन पर। अफगानिस्तान 2001 में तालिबान हटाए गए, 20 साल बाद यानी 2021 में तालिबान फिर सत्ता में आ गया। नतीजा लंबा युद्ध, भारी खर्च और अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल। मुझे बताइए ना, किस तरह से मुल्ला उमार को खदेड़ा गया था, वो मुल्ला उमार जो पाकिस्तान पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के दोहरे मापदंड हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान ने कभी उसकी कोई कीमत चुकाई? क्या अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान पर सख्ती की? उल्टा याद कीजिएगा, जिहादी जनरल असीम मुनीर को अपने घर या व्हाइट हाउस में बुलाकर उसे लंच पर बुलाया गया। कहने का अर्थ साफ है, यह जो दोगलापन है वो अमेरिकी चरित्र का हिस्सा बन गया है। अफगानिस्तान की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अब हम बात करना चाहते हैं इराक की। इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन हटाए गए, बाद में सांप्रदायिक हिंसा, गृह युद्ध जैसे हालात और ईरान समर्थित मिलिशिया मजबूत हुए। वादा था स्थिर लोकतंत्र, लेकिन सिस्टम अस्थिर और भ्रष्ट माना गया। जी हां, ईरान में तो ISIS इस कदर मजबूत हो गया। आपने क्यों हटाया? आपने सद्दाम हुसैन को क्यों हटाया? 2 कारणों से। पहला, आपने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास व्यापक तबाही के हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी थ्योरी जिसकी चर्चा अमेरिका करते रहा, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले इराक में। दूसरी बात, आपने सद्दाम हुसैन पर पहले हमला किया यह कहते हुए कि उसका हाथ 9/11 में है। जी हां, न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिर जाते हैं एक आतंकवादी हमले में जिसके पीछे ओसामा बिन लादेन था, मगर आपने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? इराक में अफरा तफरी का एक लंबा दौर, बर्बादी और अस्थिरता का एक लंबा दौर, और अब भी इराक में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। यह है अमेरिकी सोच की विरासत। अब हम बात करना चाहते हैं लिबिया की। लिबिया में कौन था? मुअम्मर गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पर पकड़कर घसीटा गया, बेरहमी से मारा गया। जी हां, अमेरिका और नेटो की सेनाएं लगातार लिबिया की जनता से बोलती रहीं कि मुअम्मर गद्दाफी को हटाओ, शांति आएगी। मगर उसके बाद लिबिया में अस्थिरता का लंबा दौर आया। आपकी स्क्रीन पर लिबिया, गद्दाफी हटे लेकिन देश टुकड़ों में बंट गया, मिलिशिया राज और लगातार अस्थिरता। और बात सिर्फ लिबिया की नहीं है, अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में भी हालात बद से बदतर, यहां पर भी अमेरिकी दखल। गौर फरमाएं, असद को कमजोर करने की कोशिशें हुई, लंबा और विनाशकारी गृह युद्ध, शरणार्थी संकट, चरमपंथ बढ़ा, और यहीं पर अल बगदादी, ISIS का खूंखार आतंकवादी अल बगदादी, इसने सीरिया में ही अपनी जड़ें बनाई। क्यों? क्योंकि सीरिया में अमेरिकी दखल हो गया था। अब ये लोग ऐसा ही दखल ईरान में चाहते हैं। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, इस पूरे मामले पर मेरी क्या थ्योरी है, यानी कि ईरान में जो ये लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं उसका क्या असर होगा, इसको लेकर मेरी अपनी थ्योरी है। उसके लिए आपको अंत तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो देश है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मिस्र। याद कीजिएगा दोस्तों, मिस्र वो जगह है जहां पर जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ था। होस्नी मुबारक को हटाया गया, मगर उसके बाद कट्टर मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पर काबिज हो गई, वहां पर ताकतवर हो गई। यानी कि मिस्र, वहां पर भी हालात बद से बदतर हुए। कैसे? गौर फरमाएं। मिस्र, मुबारक हटे, फिर मोरसी आए, फिर सेना ने सत्ता संभाली, अंत में पहले से ज्यादा सख्त कानून। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका अपने आदर्शों की बात करता है, द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, मगर हकीकत यह है कि वो अपने देश में तो उन तमाम मूल्यों की बात करता है, मगर विदेशों की बात आती है तो वहां बद से बदतर। मसलन अमेरिकी मूल्य क्या है? आपके स्क्रीन पर लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्थिरता। मगर जहां जहां उसने दखल दिया वहां वहां क्या क्या हुआ? आपके स्क्रीन पर ज्यादा हिंसा, लंबे युद्ध, नए सत्तावादी शासन, क्षेत्रीय अस्थिरता। सवाल यह दोस्तों कि क्या ईरान में भी यह उल्टा पड़ सकता है? यह बहुत अहम हो जाता है, तो गौर फरमाएं।
आधिकारिक तौर पर अमेरिका कहता है कि उसका लक्ष्य ईरान का न्यूक्लियर और सैन्य ढांचा है, रेजीम चेंज नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक बयान रेजीम चेंज की ओर इशारा करते हैं, जिससे मिश्रित संदेश जाता है। और इसका जिक्र मैं कर चुका हूं, आपको मैं मार्को रूबियो का बयान सुना चुका हूं, जहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया तो ईरान में क्या हालात होने वाले हैं। संभावित जोखिम। बाहरी हमला अक्सर जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार के पीछे एकजुट कर सकता है। अगर सरकार गिर भी जाए और अंदर से स्पष्ट वैकल्पिक नेतृत्व ना हो तो इराक, लिबिया जैसे पावर वैक्यूम बन सकता है। मिलिशिया संघर्ष, प्रॉक्सी युद्ध और लंबी अस्थिरता हो सकती है। कुछ विश्लेषक इसे बहुत बड़ा जुआ बता रहे हैं, अ बिग गैम्बल, जो लंबा दलदल क्वैगमायर बन सकता है। हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका और इस्राएल ईरान को एक लंबे दलदल की तरफ ढकेल रहे हैं। जी हां, जिस विकल्प को पेश किया जा रहा है सुप्रीम लीडर खामेनी के विकल्प के तौर पर, वो विकल्प भी ऐसा है जो ईरान में कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि ईरान में जो भी सत्ता में काबिज होगा वो कांटों का ताज होगा। सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ईरान अफगानिस्तान भी नहीं है। यहां पर जो IRGC है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो ईरान के मूल्यों में रची बसी हुई है। अगर आप उसे खत्म कर देते हैं हिंसा से, तो यह मत सोचिए कि बगावत नहीं होगी। लिहाजा अब मैं आपके सामने अपनी बात, अपना आकलन पेश करने वाला हूं कि अमेरिका और इस्राएल की क्या मंशा है, इसके क्या परिणाम होंगे और यह दुनिया के लिए कितना खतरनाक होने वाला है। गौर फरमाएं, मेरा आकलन है कि अमेरिका और इस्राएल की रणनीति सिर्फ तात्कालिक जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहेगी। उनका उद्देश्य संभवतः यह होगा कि ईरान की सैन्य क्षमता को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए, खासकर मिसाइल भंडार, लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और सैन्य बुनियादी ढांचे को। जब तक ईरान के पास जवाबी हमले की ठोस क्षमता मौजूद है, तब तक टकराव जारी रह सकता है। इसलिए पहला चरण होगा सैन्य संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करना। इसके बाद दूसरा चरण नेतृत्व पर केंद्रित हो सकता है, यानी जो टॉप लीडरशिप है और राजनीतिक नेतृत्व को लगातार निशाना बनाया जाए, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। एक के बाद एक हमलों से ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है जहां नेतृत्व का पुनर्गठन आसान ना हो। रणनीतिक तौर पर इसे डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी नेतृत्व को काटकर सिस्टम को पंगु बना देना। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने लीडरशिप को खत्म कर दिया, वहां एक पावर वैक्यूम हो गया, तो ऐसे में ईरान में हालात बेहतर कैसे होंगे? हमारे सामने लिबिया की मिसाल है, हमारे सामने सीरिया की मिसाल है, हमारे सामने इराक की मिसाल है। वही मिसाल ईरान में भी दिखाई दे रही है। यानी कि एक डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी लोकप्रियता को लेकर चिंतित है, एक नेतन्याहू जो जेल नहीं जाना चाहता है, उन्होंने ईरान को उस पर लगातार हमले करके उसके लिए बर्बादी की जमीन तैयार कर रहे हैं। आगे तीसरा और सबसे संवेदनशील पहलू होगा आंतरिक अस्थिरता। अगर सीमाओं पर दबाव, अंदर आर्थिक संकट, संचार अव्यवस्था और राजनीतिक भ्रम बढ़ता है, तो देश के भीतर असंतोष और अफरा तफरी पैदा हो सकती है। संभव है कि लक्ष्य यह हो कि हालात इतने अस्थिर कर दिए जाएं कि ईरान अंदर से कमजोर होने लगे, सत्ता ढांचा टूटने लगे, गुटबाजी बढ़े और देश अपनी ऊर्जा बाहरी संघर्ष के बजाय आंतरिक संकट में झोंक दे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इसमें किसका भला है? अगर ईरान में हालात बद से बदतर हो जाएं, वहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए, तो भला किसका है? और इसके सबसे बड़े शिकार होंगे ईरान की औरतें और बच्चे, वहां के बुजुर्ग। वहां पर हालात बद से बदतर होते जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए इस वक्त वहां के एक विदेश मंत्री हैं, अब्बास अरागची।
जो जेनेवा जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्ताकार हैं, आप वहां के पूरे लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अब्बास अरागची जेनेवा में थे इसलिए उनकी जान बच गई, वरना इनका मकसद था अब्बास अरागची जो कि ईरान का चेहरा है, दुनिया भर में वो ईरान की बात रखना चाहते हैं, उन्हें मारने का। खबर यह भी आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदी निजाद को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि अब तक इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब आप मुझे बताइए, अहमदी निजाद को मारने की क्या वजह थी? वो तो ईरानी सत्ता के बहुत करीब भी नहीं थे, फिर भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब्बास अरागची को मारना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ईरान के टॉप पर एक खालीपन हो जाए, एक वैक्यूम हो जाए, और एक बार वो वैक्यूम हो जाता है तो देश तबाही के रास्ते पर चला जाता है। लिहाजा गौर फरमाएं इस मुद्दे पर मेरा निष्कर्ष। अगर यह रणनीति सच में अपनाई जाती है तो यह सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि सिस्टम को अंदर से तोड़ने की कोशिश बन सकता है। लेकिन इतिहास यह भी दिखाता है कि बाहरी दबाव कई बार उल्टा असर करता है। जनता सरकार के पीछे एकजुट हो सकती है। इसलिए ऐसी रणनीति के परिणाम अनिश्चित और जोखिमपूर्ण होते रहेंगे। और आप देखिएगा दोस्तों, आने वाले दिनों में इस्राइल और अमेरिका ईरान के बेकसूर लोगों पर हमला करती है, क्योंकि यह वो व्यवस्था है, ये वो नेतन्याहू हैं जिन्होंने गजा के अंदर 70,000 बेकसूरों को मार दिया, जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे थीं। तो आपको क्या लगता है, ये लोग ईरान को बख्श देंगे? ईरान पर इस वक्त जो इस्राइल हमला कर रहा है, वहां के अस्पतालों पर कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, गांधी अस्पताल पर हमला किया, वहां के स्कूलों पर हमला हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, जिस इस्राइल को यह पता था कि खामेनी किस कमरे में बैठे हुए हैं, क्या उस इस्राइल को यह नहीं पता कि स्कूल कहां है, अस्पताल कहां है? यह एक क्रूर सोच है, और वही क्रूअल सोच हमें अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान में दिखाई दी, जहां उन्होंने कहा कि वॉर में कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं होंगे, हम ताबड़तोड़ हमला करेंगे, लोगों को मारेंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और यह सोच अपने आप में निहायत ही खतरनाक है। मगर अफसोस की बात है दोस्तों कि ये दो दुनिया के सबसे बड़े दबंग हैं, इन पर कौन काबू पाएगा हम नहीं जानते हैं। रूस और चीन इस पर खामोश बने हुए हैं। वो इस युद्ध में सीधे तौर पर दखल नहीं देना चाहते जब तक उन पर नहीं बनाएगी। मगर हर गुजरते दिन के साथ ये दुनिया एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी है और अपने बर्बादी की तरफ चल नहीं रही है, दौड़ रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।